राजू भैया सदन चेहरे हटाओ पीछे हटाओ पीछे आगे खाली करो आगे खाली नहीं पीछे ना सारी हटानी है पीछे कृपया ध्यान दीजिएगा। आप सभी से आग्रह है कि इस समारोह की गरिमा को बनाए रखते हुए यथास्थान जहां जहां आप विराजमान हैं का दान देंगे। और कुछ ही पलों की देरी है, माननीय राज्यपाल महोदय हम सभी के बीच होंगे। आपका उत्साह, आपका ये जोश बता रहा है कि जो एक संदेश हम यहाँ से देना चाह रहे हैं नशा मुक्ति के खिलाफ, नशा मुक्ति के समर्थन में और नशे के खिलाफ, इसके पीछे चेहरे खाई, इसके पीछे है ही नहीं चेहरे, इन चेहरों को बैटिंग आई ठीक भी रहेगा बस है तू सुना क्या हमें को भी 25 हाँ पूरी बस एक पैक हाँ क्या आगे दादा यार अपना देना ना करते हाँ कल भाई फोटो दे मेरा हाथ में सेट कर मेरे मोबाइल पे लो मैं जो वीडियो बनाता है ये जी
ज्ञान के हमारे प्रेरणा स्रोत मान्य सम्मान्य परम आदरणीय श्री शिव प्रताप शुक्ल जी, सम्मान्य राज्यपाल हिमाचल प्रदेश महोदय, दिल की गहराइयों से हम यहाँ आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। महोदय के साथ यहाँ उपस्थित नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, डॉक्टर साधना ठाकुर जी, विधायक नाचन श्री विनोद कुमार जी, विधायक सुंदरनगर ठाकुर जी, हम एक बार पुनः महोदय का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और एक स्मृति चिन्ह भी यहाँ पे भेंट किया जा रहा है। चौथी के रूप में हमारे सामने खड़ा है और हमारे लिए एक ये बहुत फॉर्चुनेट मूवमेंट है। हम बहुत खुशनसीब महसूस करते हैं कि गवर्नर सर खुद अपने मार्गदर्शन में आज इस तरह का एक अवेयरनेस कैंपेन, अवेयरनेस प्रोग्राम नशे के खिलाफ यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सर, नशे के बारे में अगर मैं बात करूं, स्पेशली जिस एज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑल्सो, तो सर जो हमने फील किया है, नशे से जो हमारी लड़ाई है उसको एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत है। इसमें 3 मेन जो एस्पेक्ट्स है वो सामने आते हैं। पहला ऑफ कोर्स लॉ एनफोर्समेंट है, पुलिस की कार्रवाई है, पुलिस जो एक्शन ले रही है वो डेफिनेटली द मोस्ट प्रोमिनेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पर सर साथ ही 2 और एस्पेक्ट्स हैं जिनके बारे में मैं ब्रीफली थोड़ा बात करना चाहूंगी। एक है सर ट्रीटमेंट का एस्पेक्ट। जो लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, इससे बाहर आना चाहते हैं, उनकी ट्रीटमेंट, उनको ट्रीटमेंट फैसिलिटीज का एस्पेक्ट। और सर तीसरा है प्रिवेंटिव मेजर्स का एस्पेक्ट, जो भी डीसी साहब ने भी बात किया। जो इससे बचे हुए हैं उनको कैसे बचा के रखना है, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं ताकि हमारी युवा पीढ़ी या वल्नरेबल सेक्शन इस प्रॉब्लम में ना फंसे। तो लॉ एनफोर्समेंट वाले पार्ट पर बात करने से पहले मैं थोड़ा सा सर इन 2 एस्पेक्ट्स पर बात करना चाहूंगी। सर जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है, डीसी साहब ने भी बताया, प्रशासन के द्वारा काफी एक्टिविटीज की जा रही हैं। और सर हमने भी, जब हम नशे के विरुद्ध कार्य करते हैं, हमें भी फील होता है कि वल्नरेबल सेक्शंस जो हमारे हैं, जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करना और उनको इस प्रॉब्लम से दूर रखना हमारी जो ड्रग्स के अगेंस्ट अभियान है उसके लिए बहुत जरूरी है। इसमें सर खास, और ये जो सर आइडेंटिफिकेशन है वल्नरेबल ग्रुप्स की, ये कोई एज के लिए या किसी स्टेज के लिए लिमिटेड नहीं है। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो हमें अक्रॉस ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ चलानी है। इसमें चाहे स्कूल के अंदर के बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, या बच्चों को या युवा को आउट ऑफ देयर इंस्टीट्यूशन रीच करना। हमने सर ऐसा भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे या को हाई रिस्क या वल्नरेबल समझकर उनको टारगेट करना, उन तक रीच आउट करना। और सर जो फैमिली का रोल है, फैमिली का और कम्युनिटी का जो रोल है, जैसा अभी बात भी की गई कि सबसे पहले तो जब बच्चा ऐसी किसी चीज में पड़ेगा तो शायद घर वालों को उसकी सेहत से या उसकी एक्टिविटी से सबसे पहले मालूम पड़ेगा। इन चीजों पर ध्यान देना सर, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स पर काम देना बहुत जरूरी है। बिकॉज हमने जहां पकड़ना है वहां नए लोगों को इस प्रॉब्लम में फंसने से बचाना भी है। सर दूसरा एक बहुत ही अहम एस्पेक्ट है सर, जो हम अपनी डे टू डे वर्किंग में भी फील कर रहे हैं, जो इस प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं। हमारे पास तो सर कई बार ऐसे एक्यूज भी आते हैं जो स्मॉल क्वांटिटी के होते हैं, जो खुद एडिक्ट होते हैं या विक्टिम होते हैं और वो इस प्रॉब्लम से बाहर आना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों की मदद करने के लिए हमारे पास डिफरेंट फैसिलिटीज जो हैं, पहले उनके बारे में अवेयरनेस करना, क्या तरीका है, क्या वे आउट है इन फैसिलिटीज को अवेल करने का। बहुत बार पुलिस स्टेशंस में कई माँ बाप इस तरह से अप्रोच करते हैं कि हम अपने बच्चे को रिहैब में या इसके इलाज के लिए डालना चाहते हैं, तो वो उसका प्रोसीजर या उसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ों से काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं, परेशान होते हैं कि अगर हम इन्हें भेजेंगे तो उसका क्या प्रोसेस है, उनकी सिक्योरिटी का कैसा अरेंजमेंट रहेगा।
तो जो सर हमारे पास, क्योंकि कई लोगों को ये नहीं पता कि कुछ नशों का आप इलाज ओपीडी से भी करा सकते हैं, कुछ नशों में आपको शॉर्ट टर्म एडमिशन लेना पड़ता है, कुछ नशों में आपको लॉन्ग टर्म एडमिशन लेना पड़ता है। तो ये सारी चीजों के बारे में और ज्यादा अवेयरनेस, इन ऑप्शंस को और ज्यादा अवेल करना, और खास करके जो एक्यूज्ड पुलिस द्वारा पकड़े जाते हैं, अगर वो कोर्ट के सामने अपील करते हैं कि उनसे स्मॉल क्वांटिटी में कुछ पकड़ा गया है, दे आर देमसेल्व्स विक्टिम्स, वो खुद एडिक्ट्स हैं, तो उनको रिहैब में या उनको ट्रीटमेंट में भेजा जाए। इन ऑप्शंस के बारे में अवेयरनेस करना सर ये भी बहुत जरूरी है। सर फॉर्चुनेटली एक एनकॉर्ड के नाम से एक बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन प्रोग्राम जो है वो चल रहा है सरकार के द्वारा, जिसमें अलग अलग विभागों से लोग आते हैं, अलग अलग विभागों के अधिकारी आते हैं, डीसी जो है वो इसको चेयर करते हैं। उसमें इन सब बातों पर, इन सब पहलुओं पर डिस्कशन होती हैं, और हमारे पास क्या फैसिलिटीज हैं, कैसे उनको बढ़ाया जा सकता है, मेल्स के लिए अलग चाहिए, फीमेल्स के लिए अलग चाहिए, उनकी इंस्पेक्शन, उनकी अच्छी रनिंग, उस पर काम हो रहा है। बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सर, जो जिसपे हमें साइमल्टेनियसली काम करते रहना पड़ेगा, ताकि जो बच्चे या जो पीढ़ी हमारी इस प्रॉब्लम में चली गई है, हम उन्हें वापस भी लाएं, अपनी सोसाइटी में वापस मिलाएं, ताकि वो एक नॉर्मल जिंदगी जी सकें। इसी विषय पर जो है अपनी बात रखने के लिए अब आग्रह रहेगा हमारे मध्य उपस्थित नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी से। माननीय महोदय के संबोधन के लिए रूप में आयोजित किया गया है, जिसका अभिप्राय मुझसे पहले हमारे साथियों ने बताया। नशे के खिलाफ अभियान, नशे को ना, जीवन को हां, इस दृष्टि से इस कार्यक्रम के यहां आयोजन किया गया है, और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए हमारा यह सौभाग्य है कि हिमाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल परम श्रद्धेय श्री शिव प्रताप शुक्ल जी हमारे बीच में हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप पहले राज्यपाल हैं जो इस प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम में आकर के नशे के खिलाफ अपनी बात कहने के लिए, संदेश देने के लिए हम सबके बीच में हैं। मुझे लगता है कि इससे पहले मैं नशे पर बात करूं, थोड़ी बात मैं आज के संदर्भ की बात कर लूं, जो आज का विषय, आजकल के पूरी दुनिया का, देश का हमारा विषय है। हमारी बात अधूरी रहेगी कि जिस परिस्थिति के दौर में से आज देश गुजर रहा है, और जिस प्रकार से हमारे देश का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का मजबूती के साथ संकट की घड़ी में नेतृत्व किया है, और जिस प्रकार से हमारे सेना के जवानों ने अपने जीवन को बलिदान करने से पीछे नहीं हट करके आगे बढ़ करके उन्होंने जिस प्रकार से देश की रक्षा के लिए काम किया है, उसके लिए मैं सेना के सभी जवानों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनका अभिवादन करता हूं, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, मुझे लगता है कि एक लंबे समय के पश्चात जो जिस तरह की नेतृत्व की आवश्यकता इस देश को थी, एक मजबूत नेतृत्व, निर्णय करने वाला नेतृत्व, इस देश को दुनिया के मानचित्र पर अलग पहचान दिलाने वाला नेतृत्व, वो नेतृत्व हम सबके सामने नरेंद्र मोदी जी के रूप में है। ये हमारा सबका सौभाग्य है। पिछले दिनों आपने घटना को सुना होगा, घटना घटित हुई, लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जिनको शांति पसंद नहीं थी। पूरी देश दुनिया का टूरिस्ट वहां पर कश्मीर घाटी में आनंद लेने के लिए आ रहा था, लेकिन इस वक्त जब शांति का ये दौर लगा कि ये लगातार मजबूती के साथ स्थापित होता जा रहा है, इसमें व्यवधान डालना चाहिए।
और ऐसी घटना को अंजाम दिया कि दुनिया भर से टूरिस्ट वहां पर जो आए थे घूमने के लिए परिवार के साथ, धर्म पूछ करके परिवारजनों के सामने गोली मारी। 26 ऐसे मासूम लोगों की जिंदगी ले ली। और ऐसी घटना जब घटित हुई थी, स्वाभाविक रूप से देश के एक कोने से दूसरे कोने तक बहुत बड़ा रोष था, आक्रोश था। और देश की एक भावना थी कि इसका बदला लेना चाहिए। और मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेश की यात्रा को बीच में छोड़ करके देश आए। देश आने के बाद उन्होंने एक ही संदेश दिया कि जिन्होंने भी ये घटना की है, जो भी साजिश में शामिल है, उनको उनकी कल्पना से ज्यादा बड़ी सजा मिलेगी। और भाई और बहनों, आप लोगों ने इस बात को देखा होगा, बेसब्री से इंतजार करता यह देश 6 तारीख को रात के 1:20 पर एक शुरुआत हुई। भारत की सेना ने सिंदूर ऑपरेशन शुरू किया। भारत की सीमा को पार नहीं किया, सीमा के अंदर रह करके आतंकवाद के जो ठिकाने थे, जहां आतंकवादी तैयार होते थे पाकिस्तान के अंदर, जहां आतंकवादियों को हथियार दिए जाते थे, ट्रेनिंग दी जाती थी, भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए जिस प्रकार से साजिश षड्यंत्र की जाती थी, उनके 9 ठिकाने ध्वस्त कर दिए। जाने की आवश्यकता नहीं, देश के अंदर। और जब उस तरह से पाकिस्तान ने प्रयत्न किया रिटेलिएट करने का, बदला लेने का, से ड्रोन भेजे गए तो उनको भी हवा में गिरा करके तबाह कर दिया। इस भाषा में जवाब देना, 30 से ज्यादा सैन्य ठिकाने जो पाकिस्तान के थे, जिसमें एयरबेस थे, जिसमें एयरफोर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर था, आर्मी का इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको तबाह किया। आखिरकार पाकिस्तान घुटने टेक करके कहने लगा कि माफ कर दो, गलती हो गई। गलती करने की आदत है उनको लंबे समय से, लेकिन जिस भाषा में जवाब देने की आवश्यकता थी वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने दी है। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री को आप सबके माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूं। देश के सेना के जवानों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे लगता है कि हमारी बात अधूरी रहेगी, उनको भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और उसके साथ साथ में जो पहलगांव में जो लोग घूमने आए थे और उनके परिवार के लोगों के साथ सामने जो है उनको गोलियों से भून दिया, उनके प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उनको भी श्रद्धांजलि कि अपने प्रदेश के अंदर तो हम सख्त कार्रवाई करें, लेकिन जो दूसरे हमारे पड़ोस के राज्य हैं उनमें भी उनके साथ हम कोऑर्डिनेशन के लिए कोई मैकेनिज्म डेवलप कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात है, अगर आप बात करना चाहेंगे तो बात कर लीजिए। मैंने हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात की, मैंने पंजाब के मुख्यमंत्री से बात की, मैंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात की, मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री से बात की, राजस्थान के मुख्यमंत्री से बात की। हमने कहा पूरे देश का विषय बहुत बड़ा है, लेकिन कम से कम जो नॉर्दर्न इंडिया है, उत्तरी भारत है, क्या हम आपस में बैठ करके कुछ जॉइंट स्ट्रेटेजी बना सकते हैं? क्योंकि होता क्या था, हम यहां पर नशे के खिलाफ जब सख्ती करते थे कार्रवाई करने की दिशा से, तो वो जो नशे को बढ़ावा देने के लिए इस धंधे से जुड़े हुए, इस काम से जुड़े हुए जो लोग, वो जाकर के पड़ोस के राज्य में शरण लेते थे। जब पड़ोसी राज्य वहां पर कार्रवाई करता और वो किसी तरह से दूसरे राज्य में चले जाते। हमने कहा जॉइंट स्ट्रेटजी की आवश्यकता है, और वो जॉइंट स्ट्रेटजी के लिए हमने शिमला में बैठक के आयोजन की तारीख तय की। लेकिन बरसात का मौसम था, मौसम में सभी मुख्यमंत्रियों ने आना था, मैंने निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि शिमला मौसम खराब होने की वजह से बरसात के मौसम में हेलीकॉप्टर नहीं आ
के बाद हम सभी मुख्यमंत्री की बैठक हुई। बैठक के बाद एक जॉइंट स्ट्रेटजी हुई, प्लान हुई, और उस जॉइंट स्ट्रेटजी के साथ जो है, जो बॉर्डर एरिया पर जो नशे का प्रचलन चलता था, जो इस काम से जुड़े हुए लोग थे, उनके खिलाफ बहुत इफेक्टिव, प्रभावी कार्रवाई। क्योंकि जब हमारी जो इंटेलिजेंस की शेयरिंग हुई तो कार्रवाई जॉइंट स्ट्रेटजी के तहत उसके परिणाम बहुत अच्छे थे। और उसके बाद और भी चीजों को लेकर के हमने सारी चीजें यहाँ पर डीसी साहब ने अपनी बात कही, अभियान को किस प्रकार से चला, एसपी मैडम ने भी बात कही, यहाँ डॉक्टर अनीता जी ने भी अपनी बात कही। ये सारी चीजों को लेकर के अभियान तो चल रहा है, लेकिन मेरा ये कहना है कि नशे का अभियान एक दिन का कार्यक्रम करने से ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहां पर महिलाएं आई। क्यों बुलाया है महिलाओं को? महिलाओं को इसलिए बुलाया है, सबसे ज्यादा कारगर तरीके से, सबसे ज्यादा बेहतर ढंग से अगर कोई नशे के खिलाफ इस अभियान में काम कर सकती हैं तो हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें। उसकी वजह में आपको बता रहा के लिए महिलाएं उसमें शामिल नहीं हुई, हमारे बच्चे उसमें शामिल नहीं हुए, यूथ हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, तब तक के लिए अभियान आगे नहीं बढ़ा। और आज की तारीख में मैं देख रहा हूं कि इस प्रकार के स्वच्छता के अभियान को लेकर के पूरे देश भर में एक जागरूकता आई। ये स्वच्छता मेरे लिए आवश्यक है, चाहे मैं घर में रहूं चाहे बाहर रहूं। अगर मैं स्वच्छ रहूंगा मैं स्वस्थ रहूंगा, अगर मैं स्वच्छ रहूंगा तो वातावरण अच्छा होगा। और वही आज की तारीख की भी आवश्यकता है। आज भी अगर इस अभियान को अगर हमको आगे बढ़ाना है, प्रभावी ढंग से अगर आगे बढ़ाना है, तो स्वच्छता के अभियान की तरह हमको इस नशे के खिलाफ अभियान को भी गति देनी पड़ेगी। इसलिए बड़ी संख्या में आप सबको बुलाया है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये शुरुआत घर से करनी पड़ेगी, और घर से भी क्या, मुझे अपने आप से करनी पड़ेगी, तभी जाकर के संभव है। और जिस घर में महिला ठान ले कि मैं अपने घर में नशा नहीं होने दूंगी, तो कोई हिम्मत नहीं कर सकता है, कोई हिम्मत नहीं कर सकता कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उस घर में कोई नशा कर सके। ये करनी पड़ेगी। एक दौर था जब नशा शराब को कहते थे, एक दौर था जब नशा बीड़ी सिगरेट को कहते थे, लेकिन आज बदलते समाज में आप देख रहे हैं कि नशा सिर्फ शराब नहीं रह गया है, अफीम नहीं रह गया, भांग नहीं रह गया है, बीड़ी सिगरेट नहीं रह गया है। जिस प्रकार से यहाँ पर एसपी मैडम ने कहा, जिस प्रकार से यहाँ पर डॉक्टर अनीता ने कहा, आज नशा ऐसा ही एक अलग हालात की परिस्थिति में हमारे सामने है, जिसको हम चिट्टा कहते हैं। जिसको हम चिट्टा कहते हैं, उस चिट्टे का सेवन अगर आदमी 2 बार कर ले, 3 बार कर ले, तो उसके बाद उसको वापिस लाना मुश्किल, उसको वापिस लाना मुश्किल। लीवर खराब होता है, किडनी खराब होती है, शुगर बढ़ता है, बीपी बढ़ती है, हार्ट पर उसका असर पड़ता है। लेकिन जहां तक अगर चिट्टे की अगर बात करें, ये चिट्टा तो ऐसी बात है कि एक बार अगर शुरू कर दिया 3 बार के बाद फिर वो दौर बढ़ता ही जाएगा, फिर उस आदमी को, उस नौजवान को वापिस लाना मुश्किल। मैं देख रहा था एक आंकड़ा, हम विधानसभा के अंदर हम चर्चा कर रहे थे जब नशे पर हम बात कर रहे थे। इसी साल में जनवरी से अभी तक 15 से ज्यादा किस्से ऐसे पूरे हिमाचल प्रदेश में हुए, जिसमें नौजवान 18 साल का, 17 साल का, 20 साल का ओवरडोज के कारण सड़क पे मरा हुआ मिला।
कल्पना कर सकते हैं आप? और जब एक बार नशे का ये सेवन शुरू कर देता, कुछ लोग उसमें ऐसे लोग हैं जो सिर्फ नशे को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, क्योंकि उसमें पैसा उनको मिलता है, रातों रात पैसा कमाना चाहते हैं और पैसा कमा करके बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, बड़ा बंगला खरीदना चाहते हैं। कुछ लोग उस धंधे के साथ इस तरह से जुड़े हुए हैं, और कुछ लोग उस तरह से जुड़े हुए हैं कि इस नशे का सेवन करने के बाद ये दुनिया बहुत अलग तरह की दिखती है। मैं मुख्यमंत्री था तो एक दिन मुझे कहा कि भाई ऊना के प्रवास पर गया था, मैंने वहां पर